Okay, now in the last class we did one part of Cantor's theorem. Cantor's theorem is let Xg be a metric space, then the space is complete if and only if for every nested sequence Fn of non-empty closed subsets of X, closed subsets, that is Fn1 subset of Fn plus 1 for all n belonging to n. इसका मतलब क्या हो गया? F1 is contains F2, F2 contains F3, F3 contains F4 and so on. Then the intersection will always have a single element or the intersection is singleton. ठीक है, ये हमारी थ्योरम है. इस थ्योरम का फॉरवर्ड पार्ट मींस Xg अगर कंप्लीट है तो एवरी नेस्टेड सीक्वेंस के लिए हम इंटरसेक्शन सिंगलटन शो कर चुके हैं. नाउ वी विल डू टुडे द कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स मींस मान लो ये चीज हमें दे रखी है एंड नाउ वी हैव टू प्रूव द स्पेस इज कंप्लीट. सो नाउ प्रूव converse. So now we are suppose given that for every nested sequence of non-empty closed subsets that is satisfying this condition, we have singleton intersection. Suppose we are given this and now we have to prove Xg is complete. To show Xg is complete. अच्छा, complete का मतलब क्या है? Let Xn and greater than equal to 1 be a Cauchy sequence in X. मान लो Xn क्या आपकी Cauchy sequence है, ठीक है. Then to show, yes, to show what? Complete के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है? Convergent. To show Xn and greater than equal to 1 converges in X, converges in X, that is to show there exists X in X such that the sequence Xn converges to X. We have to show this. Convergence in the space is made. एक लिमिट जो होगी इसकी सीक्वेंस की एग्जिस्ट करेगी, जो लिमिट क्या होगी वो स्पेस X में होगी. तो कन्वर्जेंट भी शो करनी है और दूसरा लिमिट भी मुझे किस में चाहिए? X में चाहिए. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है कि मान लो हर नेस्टेड सीक्वेंस के लिए जो कि नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स है उसके लिए हमारे पास क्या होगा? हमेशा सिंगलटन इंटरसेक्शन आएगी. कभी भी कोई भी इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि अगर मुझे वो यूज करनी है तो इसका मतलब क्या है? हमें P क्या करना है? क्रिएट करना है. सो इट मींस वी हैव टू क्रिएट अ नेस्टेड सीक्वेंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि वो नेस्टेड सीक्वेंस हम कैसे क्रिएट करें. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिफाइन लेट Fn be Xn, Xn plus 1 and so on closure. This is same as Xm where m is greater than equal to n closure. Am I right? एक ही चीज को लिखने के दो तरीके. Either you write this or this. It is up to you. For all n belonging to n. अच्छा, F1 क्या होगा? What is F1? F1 is what? इस डेफिनेशन से F1 क्या होगा? X1, X2, X3, X4 and so on का क्लोजर. F2 क्या होगा? X2. Now we are not having X1. उसके बाद सिमिलरली X3 starts from X3, F4 starts from F4 and so on. अच्छा, एक चीज हमें क्या क्या देखनी है? ये सारी हाइपोथेसिस क्रिएट कर रही है. अच्छा, कैन आई से ऑल द Fn's आर नॉन एम्प्टी? वेरी क्लियर. All the Fn's are non-empty. Clearly, Fn is not equal to empty for all n belonging to n. पहली condition done. Non-empty. Can I say closed? Can I say Fn's are closed? By definition, closure लोगे तो definitely वो क्या होगा? Closed आएगा. Fn's are closed subsets of X. ठीक. कैन आई से नेस्टेड है? थर्ड लास्ट नेस्टेड है Fn
contains fn plus 1 for all n belonging to n। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन कौन सी? नेस्टेड सीक्वेंस होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, और एक और, एंड डायमीटर ऑफ fn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक कंडीशन और है, ठीक है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इफ यू फॉरगेट टू राइट समथिंग आफ्टर 2-3 स्टेप्स यू वॉन्ट बी एबल टू मूव, कहीं ना कहीं स्टक कर जाओ। सो यू विल हैव टू कम बैक, और यही कारण है कि रियल एनालिसिस का कोई भी पेपर हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो 1 नंबर नहीं कटता, क्योंकि गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, और रटके करोगे तो नंबर आने का चांस ही नहीं रहता, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि क्या कहां से आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, सो एक कंडीशन हमारे पास रह गई है प्रूव करने की, टू शो डायमीटर ऑफ fn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। लास्ट चीज हमें ये शो करनी है। अच्छा, ये कैसे शो करेंगे कि डायमीटर fn टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ? हाँ जी, डायमीटर fn टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, ये कैसे शो कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? टू शो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी d of fn, टू शो for each epsilon greater than 0 there exists n not belonging to n such that diameter of fn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। am I right? डेफिनेशन यही है कन्वर्जेंस की 0 की तरफ, कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n naught आएगा belonging to n such that the diameter of fn is less than epsilon for all n greater than equal to n। nothing is new, everything is direct from the definition। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद dfn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, ये हमें शो करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज अगर हमें for each epsilon के लिए शो करना है, the method is always let epsilon greater than 0 be given। अच्छा, ये मान लो हमें दे रखा है। अब एक चीज हम यूज नहीं करी है अभी तक, कौन सी चीज हमने यूज नहीं करी है? गिवन इंफॉर्मेशन, या मैंने इरेज कर दिया, xn is कॉशी। अभी तक हमने कॉशी का यूज नहीं करा है, नाउ वी कैन यूज, क्योंकि एप्सिलॉन गिवन है ग्रेटर देन 0, क्योंकि n नॉट की एग्जिस्टेंस चाहिए, तो कॉशी से n नॉट की एग्जिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सो एज xn इज कॉशी, सो देयरफॉर corresponding to epsilon by 2 greater than 0 there exists n naught in n such that distance between xn is less than epsilon for all nm greater than equal to n naught। can I write? this is nothing but definition of Cauchy sequence। कुछ नहीं है, नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं हर स्टेप पे, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूं, जो बोलता हूं वही लिखता हूं। डेफिनेशन मैंने Cauchy बोला तो Cauchy की डेफिनेशन लिखी, वहां पर मैंने कन्वर्जेंस के टू शो करना था, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी। चलिए, अब हमारे पास यह आ गया कि डायमीटर ऑफ xn xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमें dfn लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? fn में जितने भी एलिमेंट्स है, fn में जितने भी एलिमेंट्स है, उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? fn में कितने एलिमेंट्स है? I mean, ये है ना, xn, xn plus 1, xn plus 2 and so on ना, infinitely many है। You can't say xm minus 1 or that, it is infinite sequence, you can't say, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है? अगर dfn less than epsilon दिखाना है, diameter of set क्या होता है? Diameter of the set is what? Supremum of distance of all the elements belonging to the set, ठीक है। इधर देखिए, डायमीटर ऑफ fn दैट इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n। सभी सीक्वेंस टर्म्स का आपस में देख लो, ये लिख सकता हूं, am I right? भाई fn के अंदर तो इसी तरीके की टर्म्स है ना सारी, xn, ठीक है, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि मिनिमम कहां होगी? n है, तो m क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। m कैन नॉट बी लेस देन n, क्योंकि xn माइनस 1 इसमें बिलोंग ही नहीं करता, xn माइनस 2 इसमें बिलोंग नहीं करता, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो मेरे को इसके बीच में रिलेशन देखना, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया,
डी एक्स एम एन इज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, अब मैं कोई भी एन ले लू फॉर एनी एन ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर एनी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, क्योंकि मुझे किसके लिए प्रूव करना है, सभी एन जो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए। तो मैंने कोई भी एन ले लिया, कोई भी एन ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अच्छा, इससे मेरे पास क्या आएगा, डी कैन आई से डी एक्स एम और डी एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, एम ले लो, एम एन पी ले लो, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्योंकि एन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है। देखो समझो इसको, अगर कोई चीज एन नॉट की सभी टर्म्स के बाद में होल्ड करती है तो एन नॉट के बाद है, तो ऑब्वियसली जितनी भी टर्म्स आफ्टर एन आएगी सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। कैन आई से दिस, सभी एम पी के लिए। अच्छा, दिस इज व्हाट, जब मैंने यहाँ पे एम एन ग्रेटर देन पी ले दिया, ये टर्म्स किस में, एफ एन में, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आएगा यहाँ पे। एक बात मुझे बताइए, मैंने एक चीज बताया था, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में हम टर्म्स लेते हैं और उसका सुप्रीमम लेते हैं तो राइट हैंड साइड में जो टर्म होती है उनके बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, लेस देन से लेस देन इक्वल टू। सो यू टेक सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन xm xp is less than epsilon by 2 for all mp greater for all mp तो लिख लेंगे, सुप्रीमम आ गया तो mp नहीं लिखोगे, सुप्रीमम मींस यहां पे सुप्रीमम ऑफ ऑल mp एंड दिस इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ fn। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं आप, इधर देखिए, diameter of Fn is less than epsilon less than equal to, बट हमें शो क्या करना था, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये तो लिखा। और क्योंकि मेरा n क्या था, आर्बिट्रेरी है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, सो आई कैन से dFn is less than epsilon for all n greater than equal to n नॉट। ये तो हमें शो करना था जो लास्ट में लिखा था। सो दैट इज व्हाई देयरफॉर dFn tends to 0 as n tends to infinity. Hypothesis satisfy होगी last. So now I can write immediately the conclusion, and the conclusion is intersection has single element or intersection is singleton. ठीक है, so therefore intersection of n varying, then intersection of Fn is singleton x, as all the conditions of the hypothesis are satisfied. So therefore we have the conclusion. Conclusion क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, सभी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ गया x। अभी भी हमें शो क्या करना है, देयर एग्जिस्ट x, x की एग्जिस्टेंस आ गई। नाउ द लास्ट स्टेप, मुझे क्या शो करना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। नाउ वी क्लेम दैट this sequence converges to x, last step, this is the last step। अब हमें ये बस ये कन्वर्जन शो करना है, जैसे ही कन्वर्जन शो कर दिया तो हमारे कंप्लीटनेस हो गई। ठीक है, चल अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका मतलब क्या है कि xn converges to x to show for each epsilon greater than 0 there exists and not in n such that distance between x xn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। am I right? यही तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूं, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं। चले आगे, अब हमें ये शो करना है। हाँ जी, कैसे करिएगा? अच्छा एक बात बताइए, एक चीज मैं लिख सकता हूं, xn belongs to fn for, हाँ xn बिलोंग करते हैं fn में, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि xm belongs to fn for all m greater than equal to n, लिख सकता हूं। अच्छा ये भी लिख सकता हूं फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n, भाई बाय डेफिनेशन ना, वो fn मैंने डिफाइन किया था ना। अच्छा एक चीज और,
मुझे ये दिखाना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए लेट n बी एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक। सो xm बिलोंग्स टू fn फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, क्लियरली। या इस लाइन को छोड़ दो, सीधा यहीं से लिख लो, let n be greater than equal to n naught, xm belongs to fn for all m greater than equal to n. Also x belongs to fn for all n belonging to n. Am I right? Can I write this? क्यों? क्योंकि सभी के अंदर x है ना, तो नेचुरली इंटरसेक्शन में तो सभी के अंदर है, so I can write this. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, for all m greater than equal to n naught, ये दोनों एलिमेंट अगर इसमें है, ये दोनों एलिमेंट अगर इसमें है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर ऑफ Fn, am I right? अब एक बात मुझे बताइए, अगर डायमीटर ऑफ Fn 0 की तरफ टेंड करता है, तो इसका मतलब क्या है? इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। यही तो हमें शो करना था। और n क्या है मेरा? आर्बिट्रेरी है, तो ये सभी के लिए होल्ड करती है फॉर ऑल n के, यही तो मुझे शो करना था, क्योंकि ये दोनों टर्म्स किसमें है? Fn में है। और नेचुरली अगर कोई एलिमेंट दो टर्म्स किसी सेट में है, तो उनका डिस्टेंस डायमीटर ऑफ द सेट से हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, हमेशा। सो दैट इज व्हाई। और ये क्या है? टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है, हमेशा। बाकी मैंने नोट्स दे रखे हैं, जो भी मेरे को आपको इसमें समझ में आता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन सी माय नोट्स, नोट्स भी मैं अपलोड करूंगा, उसमें आप नोट्स जो है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप और इसको क्लियरली लिखना चाहते हो तो बस ये लिख दीजिएगा, एन नॉट की एग्जिस्टेंस कहां से आई? एज dfn टेंड्स टू 0, सो देयरफॉर corresponding to epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to n such that d of fn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। आ गया less than epsilon जो मैं यूज कर रहा था, सेम है। यही मैं बोल रहा था, मैंने लिखा नहीं था, मैंने बोला था कन्वर्जिंग टू जीरो। कन्वर्जिंग टू जीरो का मतलब ही यही होता है। अब कोई भी n greater than equal to n naught लो, you will get this। is it clear? इसके अंदर हमने क्या किया? ये इतना लेंथी प्रूफ था, इसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने ये शो करना है कि ये कंप्लीट है, तो सबसे पहले हमने एक कॉची सीक्वेंस ली। अच्छा, सेकंड स्टेप टू शो, हमने क्या शो करा कि वो कॉची सीक्वेंस जो है हमें शो करना है कि वो कन्वर्जेंट है। उसके लिए हमें एक x की एग्जिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अच्छा, उस x की एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास x की एग्जिस्टेंस कहाँ आती है? इस वाले रिजल्ट से। इस रिजल्ट को, क्योंकि एक इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं fn's की। fn's की सीक्वेंस कहां से आई? xn से आई, क्योंकि xn हमारे पास ऑलरेडी है। fn's को हमने कैसे डिफाइन करा? सभी कलेक्शन ले लिया, fn इज इक्वल टू xn, xn प्लस 1, xn प्लस 2 एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि हमें क्या चाहिए थे? क्लोज सेट चाहिए थे, छतरी लगा दी। क्लोजर हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है। सो वी गॉट fn's नॉन एम्प्टी, क्लोज, ठीक है, और फिर नेस्टेड, और लास्ट हमने ये भी शो कर दिया कि डायमीटर टेंस करता है 0 की तरफ। तो जैसे ही हमने चारों कंडीशन सेटिस्फाई करी, इमीडिएटली हमने कंक्लूजन लिख दिया कि भाई इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो सिंगलटन होगा। अब यही सिंगलटन हमारा x है, जिसके लिए हमें कन्वर्जेंट दिखाना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि हम क्लेम करते हैं ये जो x है, इसी की तरफ हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी। अच्छा, इसको शो करने के लिए हमें ये लाइन प्रूव करनी थी। इस लाइन को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हिंट इज यूज द डायमीटर, ठीक है, दैट डायमीटर इज टेंडिंग टू 0। जब हमने डायमीटर टेंडिंग टू 0 दिखा, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड। सो ये आउटलाइंस थी। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस। वैसे लर्न नहीं करना है इसको स्टेप बाय, इसकी मेथड क्या है? वी कॉल इट एज आउटलाइंस ऑफ द प्रूफ। जो बीच में कैलकुलेशन स्टेप है, यू कैन मैनेज, यू कैन डू योरसेल्फ, अपने आप कर सकते हो, बट इसको मोटा मोटी ऐसी, जैसे मैंने लास्ट में बोला था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फॉरवर्ड पार्ट किया था जब मैंने बोला था ना, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। सो इसी तरीके को आप स्टेप वाइज अगर याद करेंगे, तो ये थ्योरम जो इतनी लेंथी दिखती है, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यार, इतनी लंबी थ्योरम, इज इट पॉसिबल करना है? सो जनरली अभी तक
जहां तक हमने देखा है 90% आपका जो है वन पार्ट आता है, आइदर यू प्रूव xg इज कंप्लीट देन दिस, और सपोज यू आर गिवन दिस यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, प्रूव स्टेट कैंटर्स थ्योरम। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये इफ एंड ओनली इफ लिखना, ये नहीं है कि मुझे अपनी मर्जी से कोई पार्ट प्रूव करना है तो मैं वो ही लिखूंगा। कैंटर्स इज इफ एंड ओनली इफ, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर क्या पूछता है कि कौन सा पार्ट प्रूव करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। जनरली कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं जैसे कुछ स्टूडेंट स्टेटमेंट तो गलत लिख रहे हैं, बट मजे की बात है प्रूफ बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मतलब इट इज लाइक आपको ये नहीं पता दे क्या रखा है, आपको ये नहीं पता कि प्रूफ क्या करना है, बट आपकी क्रैमिंग पावर इतनी जबरदस्त है, प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट है। बट इट ऑलवेज क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि मतलब आपको प्रूफ आपने रट रखा है। सो इट्स बेटर कि स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हर एंट्रेंस के अंदर भी आपको स्टेटमेंट का ही यूज होगा रेदर देन प्रूफ। प्रूफ सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम में जो सब्जेक्टिव टाइप होता है वहां आता है, और किसी में बहुत रेयरली आता है। ठीक है, इनमें आपका जो है सब्जेक्टिव क्लास में यूज होता है। चलिए, इसके बाद आज हम शुरू करते हैं सब स्पेसिस, जो अभी तक हमने नहीं करा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी सब स्पेसिस के अंदर। अच्छा, जैसे सेट होता है, सबसेट होता है, सीक्वेंस होती है, सब सीक्वेंस होती है। अब ऐसे ही हम मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि सर हम सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, सेट, सबसेट, स्पेस के बाद क्या होना चाहिए, सब स्पेस। क्या हम सब स्पेस की भी बात कर सकते हैं? आंसर इज यस। चलिए, सब स्पेसिस, मान लो कोई भी एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है आपको। ठीक, मान लीजिए ये मेरा एक एक्स स्पेस है, ये एक्स आ गया। अब मैं कोई भी सेट ले लेता हूं वाई। ठीक, स्पेस कब बनता है? जब एक सेट होता है और एक मीट्रिक होता है, पेयर होता है। ठीक है, पेयर। ठीक है, एक्स टी, दिस इज अ स्पेस। देन नेचुरली मैं कोई सबसेट लूंगा तो उस पे भी एक मीट्रिक होना चाहिए, अदरवाइज तो वो स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है ना। सो यहां पर हम जो स्पेस लेते हैं उसे बोलते हैं वाई डी वाई। अच्छा, इस नोटेशन का बड़ा मीनिंग है, देखिए डी डी सेम है। ठीक, इधर y का मतलब क्या है, दिस d विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेस। अगर मैं और छोटा ले लेता हूं, मान लो z, ये z एक स्पेस है, तो ये क्या आएगा, z dz। मतलब क्या है कि ये जो मीट्रिक है ना, रेस्ट्रिक्टेड टू दिस स्पेस। रेस्ट्रिक्टेड टू, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि वहां तक सीमित है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने y के लिए एक स्पेस डिफाइन करा, लेट dy बी मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय d such that dy is a metric from y cross y to r positive union singleton 0 such that dy on any two elements y1 comma y2 is always equal to distance between y1 and y2 for all y1 y2 belonging to y। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जो dy में डिस्टेंस है ना वो सेम किसके है, जो पेरेंट स्पेस में। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। हमने क्या करा है, हमने जो d को है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले d किस पे था, पूरे स्पेस पे। अगर मैं d को अब रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं y पे, तो ये क्या हो गया, d। सिंपल, दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस में आपस में कोई नहीं, मतलब जो डिस्टेंस यहां पर है इस स्पेस के रिस्पेक्ट में, वही डिस्टेंस इस स्पेस के रिस्पेक्ट में। देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस, बट देयर इज ओनली चेंज इन नोटेशन। Am I clear? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मतलब D is induced by this metric D, given matrix such that the matrix both of these are same। बस only thing is कि ये y क्रॉस y पे है और D किस पे है आपका, D किस पे होता है डिफाइन, x क्रॉस x पे। This is the only difference, that's it। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं।
कुछ समझते हैं कि हमें सबस्पेसिस की जरूरत क्यों पड़ गई, ना भी करते तो क्या था और कर रहे हैं तो क्यों। चलिए मान लेते हैं स्पेस ले लेते हैं हम XR2, ठीक, ले लिया, एक सबस्पेस लिया हमने R, ज्योमेट्रिकली समझिए, ये स्पेस हो गया R2, ये R2 है जो आपका X है, Y हमने ले लिया R, ठीक है, एंड ये मत कहिए ये X एक्सिस है Y एक्सिस है, ये नहीं मैं बता रहा हूं, X नोटेशन फॉर द पेरेंट स्पेस, ठीक है, इसका जो सबसेट है Y दैट इज R, XY एक्सिस नहीं है, ठीक है, गलत मत पढ़िएगा, ठीक। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या R R2 में क्लोज है? सोचिए ज्योमेट्रिकली, R2 के रिस्पेक्ट में क्या R क्लोज है? R2 के रिस्पेक्ट में, हाँ जी, R2 के रिस्पेक्ट में क्या R स्पेस क्लोज है? क्लोज का मतलब क्या होता है? उसके अपने सारे लिमिट पॉइंट्स उसमें हो, एम आई राइट? भाई ये पूरी R ले ली आपने, एक बात मुझे बताइए, एक पॉइंट दे दो जो उसका लिमिट पॉइंट हो इसमें ना हो, इज देयर एनी पॉइंट which is the limit point which is the limit point of R but doesn't belong to R, is there any point? है ऐसा कोई point? So Y is closed in R2, Y close है R2 में, ठीक है, और X तो close है ही X में। हर स्पेस अपने आप में दो चीजें होती है, क्लोज एज वेल एज ओपन, तो X क्लोज एज वेल एज ओपन है X में, Y is closed in R2, ठीक। नेक्स्ट एक और स्पेस लेता हूं, एक सेट लेता हूं, Z ओपन इंटरवल 0-1, इज इट ओपन इन R? अरे ओपन इंटरवल 0-1 इज ओपन इन R और नॉट इन R? ओपन और क्लोज? अरे ऐसे क्यों सोच रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लोज है इन R2, ये ओपन है R में, एम आई राइट? चलिए मान गए इस बात को, अच्छी बात है। अब एक बात मुझे बताइए, कैन आई से दिस इंटरवल इज ओपन इन R2? दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन आई से ओपन इंटरवल 0-1 इज ओपन इन R2? क्यों? Good. Answer is correct, but why? So what? Open पूछ रहा हूं मैं. Is it open in R2? Question is this. Question clear है? ये सेट ओपन है R में, अरे ज्योमेट्रिकली देख लो ना, 0-1, ये सेट नेचुरली R में ओपन है, एवरीबडी नोस, ये तो पढ़ते ही आ रहे। क्वेश्चन ये है कि क्या 0-1 R2 में ओपन है? डेफिनेशन क्या होती है ओपन की, सिर्फ परिभाषा को याद करो। कोई भी सेट ओपन कब होगा? जब हर एलिमेंट का एक नेबरहुड होगा जो सेट में कंटेन्ड इन होगा, एम आई राइट? इफ a set is open if for each x belonging to R there exists an open set or neighborhood of x such that the neighborhood is contained in the set, यही परिभाषा है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, R2 में ओपन सेट्स कैसे होते हैं, नेबरहुड कैसे होते हैं? बॉल्स, डिस्क होती है, ठीक है। एक बात बताइए, मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, अब कितनी भी छोटी डिस्क ले लूं, मेरे वीडियो में नहीं आएगी इसलिए थोड़ी सी बड़ी ले रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक मोर स्मॉलर। एक बात मुझे बताइए, मैं कितनी भी छोटी स्पेस में डिस्क ले लूं, कैन आई से दिस डिस्क इज कंटेन इन ओपन इंटरवल 0-1? यू कांट से, एंड यू कैन नेवर से, you can never find any small ball contained in open interval 0. You can never find. One thing is very clear. So by the definition, open interval 0-1 is not open in R. हमने क्या देखा, क्या सीखा कि एक सेट एक के रिस्पेक्ट में तो ओपन है, लेकिन
दूसरे के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस थिंग मेक्स और दिस थिंग मोटिवेट्स अस टू स्टडी फर्दर अबाउट सब स्पेसेस, क्योंकि चीजें अब ऐसे ही नहीं आ रही है कि एक के रिस्पेक्ट में तो दूसरे के भी है, दूसरे के रिस्पेक्ट में तो तीसरे में नहीं, ऐसे नहीं। सो नाउ अब हम क्या सीखेंगे, आज देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जब एक सेट के रिस्पेक्ट में हो तो दूसरे के में भी ओपन हो जाए, एक के रिस्पेक्ट में क्लोज हो तो दूसरे के भी क्लोज हो जाए, या फिर उनका कैसा रूप होगा, कैसे वो सेट्स होंगे जो ओपन होंगे सब स्पेस के अंदर, उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं। वी विल लर्न दीज टू थिंग्स। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक लेमा ले अम्मा, अम्मा इज थ्योरम, ठीक है। सो सबसे पहले ले अम्मा, ले अम्मा क्या कहता है, लेट एक्स जी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड वाई बी अ वाई डी वाई बी अ सब स्पेस। हाँ, तो इसमें ओपन बॉल्स कैसी नजर आएंगे, कोई भी ओपन बॉल, ठीक है। सो एस ओपन बॉल इन वाई जेड आर is always equal to open ball in X Z R intersection Y, open balls। ये लेमा है कि कोई भी बॉल अगर मैं जो Y में लूंगा वो एक्चुअली क्या होगी, जो X स्पेस कैपिटल X, जो कैपिटल X स्पेस है उसमें जो ओपन बॉल होगी उसकी इंटरसेक्शन विद Y। दिस इज द लेमा एंड वी विल प्रूव इट। Now proof where Z belongs to Y। चलिए proof, how can we prove it? सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला स्पेस ले लो या फिर ये वाला कोई भी एक ले लो, S X Z R intersection Y, this is equal to what? This is S X R R point X belonging to X such that distance between X and Z is less than R intersection Y। Am I right? क्या हुआ दक्ष? Anything special? Anything funny? हाँ? एलर्जी है? अच्छा, X in X, am I right? यही डेफिनेशन होगी ओपन बॉल इन X। ओपन बॉल इन एक्स का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्पेस एक्स के आएंगे, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, हमने शुरू में ही इसको डिफाइन किया था, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। ये मैंने परिभाषा लिखी है। एक बात मुझे बताइए, जब मैं एलिमेंट एक्स के ले रहा हूँ जिसमें डिस्टेंस है लेस देन आर, इंटरसेक्शन विद वाई स्पेस के साथ ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इजंट इट इक्वल टू दिस? इसके अंदर हमने कौन से एलिमेंट्स लिए एस के, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इंटरसेक्शन विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई, इंटरसेक्शन विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई। जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, एक में कंडीशन है एक में सारे हैं, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन के बाद क्या आता है, एलिमेंट्स, तो इसके प्लस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो एलिमेंट्स इसके प्लस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एंड नाउ दिस इज नथिंग बट ओपन बॉल एस Z R in Y। अब यहाँ पे जो हम Y के एलिमेंट्स लेंगे, तो जो ओपन बॉल हम Y में बात करेंगे वो एक्चुअली क्या होगी, ओपन बॉल इन X होगी, बट इंटरसेक्शन विद Y, इंटरसेक्शन विद Y। अब एग्जांपल से समझाऊं एक चीज, ये कैसे है, इधर जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी सेम एग्जांपल लेते हैं R to R, ठीक है। R मैंने ले लिया X, Y मैंने ले लिया R, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, Z ले लेते हैं हम ओरिजिन, रेडियस ले लेते हैं Y, ठीक है। देखिए SY 0 1, Y क्या है मेरा R, ठीक, SY 0 1, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, दैट इज सेम एज X belonging to R such that distance between X and 0 is less than 1। Am I right? Am I right? X in R, अरे भाई यहाँ पे क्या लिख रहा था, X ही लिख रहा था ना, X क्या है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जैसे एक मिनट Y है तो Y लिख रहा था X in Y,
ठीक है, जिसमें तो यहाँ पे y आ रहे तो एलिमेंट किसमें आएगा, y में आएगा ना, यही देखिए ना, ठीक है। सो यहाँ पर एलिमेंट है, इसमें आया। डिस्टेंस बिटवीन x0, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, जब हम R2 के ऊपर कौन सा लेते हैं, यूक्लिडियन। यूक्लिडियन डिस्टेंस को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करिएगा R पे तो वो आपको क्या देता है, यूजुअल, ऑलवेज, कभी भी देखिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया, दिस इज सेम एज x इन R सच दैट, क्योंकि ये यूजुअल है, यूजुअल क्या होता है, मॉड ऑफ x माइनस 0 सेम एज दिस, and if I am not wrong this is nothing but minus 1 to 1, am I right, correct। sy01 क्या है, ये आ गई। अब इसी को s01 को x में देखो, x क्या है यहाँ, R2। चीजों को ज्योमेट्रिकली समझिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। अब इधर देखिए, x क्या है मेरा, R2, 01, ओपन बॉल सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस 1। अब R2 में क्या होगी, पहले हमने y के रिस्पेक्ट में लिया, अब R2 के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर क्या होगा, x in R2 such that distance between x and 0 is what, less than 1, am I right। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, टपल्स, x, y, तो x in R2 is same as x1, x2, am I right। such that distance between x1, x2, 0, 0 is less than 1, and this is nothing but x1, x2 such that under root of x1 का square plus x2 का square is less than 1, and that is nothing but x1 set of all elements belonging satisfying the condition x1 का square plus x2 square। ये क्या है, this is nothing but disk। तो R2 के अंदर यूनिट बॉल क्या हो गई, डिस्क। R के अंदर यूनिट बॉल क्या हो गई, इंटरवल। मुझे ये दिखाना है इनमें रिलेशन क्या है। एक बात मुझे बताइए, इस वाली बॉल का अगर मैं R के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, राइट। तो अब इस पूरे बॉल का अगर मैं R से इंटरसेक्शन लेता हूं, यू विल लेफ्ट विद दिस ऑल, and that is nothing but the interval। this is what this lemma says geometrically। so कोई भी ओपन बॉल y में होगी, वो क्या होगी, ओपन बॉल इन x but intersection with the subspace। so आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप कहिएगा सर ये तो चलिए R2 था, हम R2 पे नहीं बात करते, हम R2 R3 पे बात करते हैं। करिए R2 R3 पे बात। अब क्या आएगा, R3 के अंदर ओपन बॉल्स कैसी हैं, स्फीयर, am I right। R2 में ओपन बॉल्स कैसी है, डिस्क। अब ये स्फीयर है, ठीक है, 3D है, ठीक, 3D में R2 पे आए, R2 में आओगे तो जैसे ही R2 मान लो जैसे XYZ प्लेन है, ये XYZ, XY आपका क्या हो गया, R2। अब इसमें जो ओपन बॉल है वो स्फीयर है, स्फीयर को मैं प्लेन से इंटरसेक्ट कर दूंगा, यू विल गेट व्हाट, डिस्क ओनली। बॉल को काट के देखना, हमेशा डिस्क मिलेगी। So this is what this lemma says, okay। उसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते जेंटलमैन, और अब मत बोलना सर हम 5D 3D 6G मूवी देख के आते हैं, दैट इज जस्ट टू मेक यू फूल। आप विजुलाइज नहीं कर सकते, उसमें पैरामीटर्स अलग लग जाते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। विजुलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। विजुलाइजेशन जो है आप मैक्सिमम कितने में कर सकते हो, 3D तक, ठीक है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट, अब हमने ये बताया थ्योरम है इस पर बेस्ड, कि मान लीजिए कोई भी ओपन सेट अगर हम लेते हैं इसमें, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, वो कैसा दिखेगा, जैसे कि लेट XG बी अ मैट्रिक्स बेस्ड थ्योरम, देन Z is open in Y if and only if there exists a set G in X, there exists a G in X such that G is open in X and Z is always equal to G intersection Y, always। तो कोई भी सेट ओपन कब होगा,
y के अंदर z is open in y if and only if there exists a g set contained in x such that g is open in x and there is the relation between these two. g is always equal to z. ये लेमा की तरह नहीं है, isn't it like लेमा? वहां पे ओपन बॉल थी, यहाँ पे आर्बिट्रेरी सेट है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, बट टू प्रूव दिस वी नीड टू यूज द लेमा. लेट अस सी हाउ. प्रूफ. मान लो लेट z बी ओपन इन y. हमें टू शो क्या करना है? देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g, देयर एग्जिस्ट एन open set G contained in X such that Z can be written as G intersection Y. ठीक है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ कि कोई भी सेट अगर ओपन है, कोई भी सेट G is open in a metric space if and only if G can be rewritten as union of X belonging to G as x r. ये रिजल्ट पढ़ा है आपने. कोई भी सेट ओपन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ G कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट. ऑलवेज देयर इज वन रिजल्ट. ठीक है, एंड वी विल यूज द सेम रिजल्ट हियर. वी विल यूज द सेम रिजल्ट. चलिए, मैंने जो लिखा है Z is open in Y, तो इसका मतलब क्या है? Z can be written as union of Z belonging to G as Y Z R. Am I right? क्योंकि ये ओपन किस में है? Y में. तो बॉल्स भी किस में ओपन आएगी? Y. Remember. There is significance of writing these subscripts. ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं ना, उनका कुछ सिग्निफिकेंस है. अगर आप इसको सोचेगा नहीं हम तो y से x, देन एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. ठीक है, देयर इज डिफरेंस. अच्छा, कहिएगा कि y को नहीं हम तो x लिखना चाहते हैं. लिखो, कौन मना कर रहा है? ये लिखो, यूनियन ऑफ z बिलोंगिंग टू g as x z r. द ओनली डिफरेंस इज नाउ इंटरसेक्शन y. दिस थिंग वी हैव बाय लेमा. वी जस्ट डिड. अभी हमने किया है लेमा कि कोई भी ओपन बॉल यहाँ पे किस रूप में होती है? इस रूप. sy is always sx intersection with y. ठीक है. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ z बिलोंगिंग टू g s x z r इंटरसेक्शन y लिख सकता हूं मैं इसको जस्ट बाहर में आओ. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स हमेशा क्या होती है? एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट. और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन. ठीक है, सो ये क्या हो गया? एक ओपन सेट हो गया. ठीक है, इसकी नोटेशन क्या थी? एक सेकेंड, थोड़ा सा जेड आएगा यहां, जी आएगा. ठीक है, क्योंकि हम जेड को ओपन लेके चले थे ना, तो जेड यहां पे आएगा और जी. ये क्या हो गया? G. ये किसके इक्वल हो गया? G intersection Y. That's it. Where this G is nothing but union of Z belonging to. एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज जाऊंगा भाई, Z आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा. Z belonging to Z, union of Z belonging to Z, S X Z R. ये है वो G. So that is why I say if you write something wrong after some steps, you can catch your mistake yourself. By mistake if you write something wrong. So concepts clear हो तो चीजें अपने आप हो जाएंगी. Anything is left? Yes. Converse. Now let us see the converse. Let there exists an open set G contained in X such that Z is G intersection Y. ये हमको दे रखा है. To show
Z is open in Y। हाँ जी, कैसे प्रूव करिएगा? Z is open in Y। हाँ जी, 2 मिनट के लिए सोचिए कैसे करेंगे प्रूफ। अगर मान लो Z में ले आता हूं, कोई भी एलिमेंट Z में लेता हूं, तो इसका मतलब एक ओपन बॉल आनी चाहिए इसमें, जो किसमें कंटेन इन होनी चाहिए? Z में। ओपन बॉल कंटेन इन Z। हाउ टू गेट दैट बॉल? हाउ टू गेट दैट बॉल? हाँ जी, नोट्स में है, डोंट वरी, सब कुछ मैंने रिटर्न में दे रखा है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपके। Z इज ओपन इन X। हाँ जी, कैसे शो करेंगे Z? जल्दी बताइए। Z इज ओपन इन Y। मान लो लेट Z बिलोंग्स टू Z to show there exists R greater than 0 such that S, Y, Z, R is contained in contained in Z। हाँ जी, अच्छा एक बात मुझे बताइए, Z Z में है और Z किसके इक्वल है? Am I right? अगर ये इसमें है तो इसमें भी है, then Z belongs to G। G open है? How? G is open। I am saying, but how? How can you say? दे रखा है यार, already given। Then Z is in G also। G is open, so therefore there exists R greater than 0 such that F X Z R is contained in G। Am I right? ओपन सेट की डेफिनेशन है। रिमेंबर ऑलवेज कि ये किसमें है? G इज ओपन इन X। X में ओपन है तो बॉल भी किसमें ओपन आएगी? X में। ठीक, अच्छा S X Z, चलिए एक बार देखते हैं। S X Z R contained in G है, this implies intersection Y is contained in G intersection Y। Can I write this? And by lemma, this is what? This implies by lemma S Y Z R is contained in G intersection Y, and G intersection is Y is nothing but Z। तो यही तो मुझे चाहिए था। S Y Z R Y है, S Y Z R is contained in G। That's it। हो गया ना भाई? टू शो देयर एग्जिस्ट R greater than 0 such that S Y Z R is contained in Z। ये मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या करा? कोई भी एलिमेंट इसमें लिया, Z G इंटरसेक्शन Y है तो इसमें है तो इसमें भी है, Z is in G also, और G is open in X है, उसकी डेफिनेशन लिख दी, S X Z R is contained in G। मुझे ओपन बॉल किसमें चाहिए? ZR में। तो ऑब्वियसली अभी हमने लेमा करा था, SY ZR का रूप कैसा होगा? SY ZR is nothing but SX ZR intersection Y। अभी हमने फर्स्ट लेमा किया था, SY ZR is nothing but SX ZR intersection Y by lemma। This is by lemma only we did today। ठीक है, by lemma मेरे पास ये हो गया। ठीक है, so that is why there exists R greater than 0 SX ZR is contained in G SX ZR intersection Y। अगर A contained in है B में तो A intersection C is always contained in B intersection C। दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लो, and then SY ZR is contained in this। Done। Next result। आज इसको मैं फिनिश करके जा रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, अब एक दो रिजल्ट्स और रह गए हैं। ये चीज समझ में आ रही है? अभी हमने इसका रूप देखा। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मान लो कोई भी, अभी हमने एक रिजल्ट देखा कि ओपन इंटरवल 0 1 इज ओपन इन R बट इट इज नॉट ओपन इन R2। तो ऐसी क्या कंडीशन हम इंपोज कर दें कि कोई भी सेट अगर Y में ओपन हो सब स्पेस में तो वो X में भी हो जाए?
what should be the condition? क्वेश्चन समझ में आया कि कोई भी सेट अगर y में ओपन है तो हम क्या कंडीशन इंपोज करें कि वो सेट डायरेक्टली x में भी ओपन हो जाए। चल देखते हैं एक और रिजल्ट। श्योर, लेट xg बी ऑफ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, G is open in Y if and only if, कोई भी सेट ओपन है Y में, ठीक है, this implies G is open in X if and only if Y is open in X। अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो और पहले एग्जाम्पल को कंपेयर करो, मैंने बोला भी था कि y is closed in x, r is closed in r2, but if you see r is not open in r2। interesting thing, r is not open in r2 क्योंकि r ओपन नहीं था ना r2 में, इसी वजह से 01 ओपन नहीं था r2 में। ज्योमेट्रिकली कुछ लोग देख रहे हैं, इधर देखिएगा, ज्योमेट्रिकली नहीं सोच रहे, देख नहीं रहे, अब इधर देखिएगा, ये r है, ये R2 है, ठीक, क्या R R2 में ओपन है? क्वेश्चन ये है, क्या R R2 में ओपन है इस स्पेस में? द सेम रीजन, कोई भी पॉइंट ले लो, क्या आप एक नेबरहुड ढूंढ सकते हो ऐसा जिससे वो नेबरहुड इस R में कंटेंट हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही मैं बॉल लूंगा कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स आ जाएंगे, और जैसे इमेजिनरी पॉइंट्स आए वो R में नहीं आने, तो कंडीशन वायलेट होगी ना। यू कैन नेवर फाइंड एन ओपन सेट सच दैट द ओपन सेट इज कंटेन इन द सेट आर। सो यही एक यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लो था। एंड नाउ वी हैव अ रिजल्ट कि कोई भी सेट अगर x में ओपन है तो वो y में भी होगा इफ एंड ओनली इफ y इज ओपन इन x। बड़ा छोटा सा प्रूफ है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, प्रूफ बड़ा छोटा सा 4 लाइंस का। इधर देखिए प्रूफ। अच्छा, गिवन क्या है? सबसे पहले ये मान लीजिए, एनीबॉडी कैन टेल मी द गिवंस? गिवन, हाँ जी चलिए, G is open in X, this is given, this is given, sorry, open in Y, ठीक है, is it given? That's it, this much, और भी कुछ कहना है? Is it the complete given statement? Implies G is open in Y, in X। To show क्या करना है? Y is open in X। To show Y is open in X। ये रीजनिंग इस तरीके की भी आती है एमसीए में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले तो आती थी, आती है ना, ये P implies Q वही उसी का पार्ट है, समझे? और जो इसकी प्रिपरेशन करने हैं ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट गिवन है तो उसको कैसे, मतलब इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं 3-4, तो उसमें से क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, वही रीजनिंग होती है, वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अगर आप देखें तो उसकी सीधी सीधी एप्लीकेशन है। चलिए अब यहाँ चलते हैं, y इज ओपन इन x, हमें ये शो करना है। चलिए, हमें दे क्या रखा है कि कोई भी सेट ओपन है अगर y में तो वो ओपन है x में। अब ये एक इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट हमें गिवन है, हाउ डू वी यूज इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट? हाउ डू वी यूज? हाँ जी, अभी मैं कई बार, जितनी बार भी मैं बोलता हूं ना, मतलब लिखता हूं, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट को यूज कैसे करते। इनफैक्ट आज मैंने कैंटर्स थ्योरम भी वहीं से शुरू कर दी। ये आंसर से इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं? वी ऑलवेज क्रिएट द हाइपोथेसिस देन वी यूज द कंक्लूजन। हाइपोथेसिस क्या है? ओपन सेट इन वाई, तो इसका मतलब मेरे को एक ओपन सेट लाना है वाई में। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं y इज ओपन इन y? कैन आई राइट दिस? हाँ, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि हर सेट, हर स्पेस अपने स्पेस में ओपन है, चाहे मैं x इन x की बात करूं, चाहे y इन y की बात करूं, ठीक है, हर स्पेस अपने में ओपन है। y इज ओपन इन y, ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई भी सेट ओपन है y में
then that set is also open in X. अगर Y open in Y में, can I say by implicative statement Y is open in X? Done, हो गया. That's it. Straightforward. तो आपको यूज क्या करना था सिवा आपको, क्योंकि we know this every space is open in itself. That's it. This was the only trick. इससे आसान प्रूफ नहीं आना, एक लाइन में खत्म कर दिया. चले 3 लाइन अभी बची है, मैंने 4 बोली थी. कन्वर्स भी तो है जेंटलमैन. वेयर इज द कन्वर्स? बोलेंगे सर आपने तो आधा करवा के निकल गए, मार्क्स भी आधे हमारी इसी वजह से है. चलिए देखते हैं. नाउ लेट अस सी द कन्वर्स. कन्वर्स में मुझे बता दो गिवन क्या है. व्हाट इज द गिवन? वेरी गुड. गिवन y इज ओपन, ये हमें गिवन है. टू शो क्या करना है? बिल्कुल सही. ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है. टू शो G is open in Y implies G is open in X. चल implicative statement को प्रूफ कैसे करते हैं? हाँ जी, एक लेट करेंगे G. Always assume P then prove Q. Let G be open in Y. To show, yes, to show G is open in X. आधे लोग तो इसी चीज में एफर्ट्स करते हैं कि करना क्या है और दे क्या रखा, और मजे की बात उसके बाद भी गलत लिखते हैं. सो इफ यू लर्न हाउ टू राइट ऑल दीज थिंग्स, तो वो जो आपके एफर्ट्स हैं ना वो सारे बच जाएंगे. यू विल मेक योर लाइफ इजी. चलिए, अगर G ओपन है Y के अंदर, मुझे ये शो करना है G is open in X. हमें ये दे रखा है कि Y जो है वो ओपन है X में. हाँ जी, कैसे करें? अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है. अगर मेरा G ओपन है Y में, तो वो कैसा दिखना चाहिए? Then as G is open in Y, so therefore G must be as, yes, माना. इसका रूप अभी मैंने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा था ना. where H is open where? Open in, तुक्के हमेशा गलत होते हैं जेंटलमैन. ओपन इन X. ठीक है, यही लेमा था. ठीक है, स्टेटमेंट देख सकते हो. ये सेट लेफ्ट हैंड साइड ओपन कब होगी? जब राइट हैंड साइड वाला ओपन होगा पेरेंट स्पेस में. ठीक है, चले आगे. चलिए, मुझे ये ओपन दिखाना है. किसमें ओपन, किसमें दिखाना है? X में. एक बात मुझे बताइए, दिस इज ओपन इन X, Y इज ओपन इन X. Y इज ओपन इन X गिवन है. इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन इन X. लेफ्ट हैंड साइड इज ओपन इन X. That's it. बताइए, प्रूफ लंबा था. दोबारा बोलूं, H is open in X, Y is open in X, intersection of two open sets is open, right hand side is open, left hand side is open. यही तो दिखाना था. G is open in X, so G is open in X. That's it. Easy. एक और प्रूफ. इजी है, 2-3 लाइन के खत्म कर रहा हूं. आज खत्म करके जाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. छोटे छोटे प्रूफ है, 2-2 लाइन के, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं. अगर कह लोगे कि मैं खुद से कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो मैं छोड़ूंगा. कंटिन्यूटी और इतने छोटे छोटे प्रूफ है. देख लो, कुछ है बहुत छोटे प्रूफ है. इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट है. प्रूफ नहीं करनी है, यूज करनी है.
प्रूव नहीं करनी है, यूज करनी है. सो दैट इज वाई हम मान के चल दिए पहले ही कोशी है, एंड नाउ दिस टाइम वी आर प्रूविंग कन्वर्जेंट. ठीक है, चलिए कैसे करेंगे. y इज कंप्लीट, लेट yn बी कॉची सीक्वेंस इन y टू शो yn इज कन्वर्जेंट इन y. हाँ, yn अगर कॉची है y में, तो yn कॉची है x में, जो हमने उसमें ही किया था वही से. एक्स स्पेस हमारा क्या है, सो दैट इज वाई कन्वर्जेंट. yn है ना, yn कन्वर्जेस टू y इन x. ठीक है, हाँ जी, हमें ये शो करना है कि yn कन्वर्जेंट है y में. अब मेरे पास ये आ रहा है कि yn कन्वर्जेंट है x में. हमें ये शो करना है y बिलोंग्स टू y. बट नाउ दिस टाइम इट इज वेरी इजी, बिकॉज एक बात मुझे बताइए, अगर yn y की तरफ कन्वर्ट करती है तो नेचुरल है y इसका लिमिट पॉइंट है, एंड वी आर गिवन y इज क्लोज्ड because it is closed. समझ में आया भाई? WHY. अब ये ज्यादा आ गया. क्लियर? इजी? थैंक यू. समय कितना हुआ?